अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल लिखें। कॉस्ट, बल्कि नहीं, a machine was purchased, a machine was purchased, a machine was purchased on 1st July 1st July 21, 1st July 2021 for 480,000, for 480,000, 4,80,000 रुपए की खरीदी। Its useful life was initially estimated, its useful life was initially estimated at 4 years, at 4 years। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून। ऑन 1st जनवरी 2023, ऑन 1st जनवरी 2023 its production capacity was increased, its production capacity was increased by spending, was increased by spending 140,000, 140,000। It also increased, it also increased useful life by 3 years, by 3 years। स्ट्रेट लाइन मेथड है और रिक्वायर्ड है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये बताया पहले कभी मैंने क्या तरीका? एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट की हेडिंग दें और जो एक्सपेंस इनकम है वो लिख लें। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी की हेडिंग दें तो जितने एसेट्स लायबिलिटीज हैं करंट नॉन करंट तोड़ के वो लिख लें, ठीक है। तो एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी और एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट बना दें आप 2023 के, है जी। अकाउंटिंग ईयर जुलाई से जून है, 2023 ईयर यानी 1 जुलाई 22 से शुरू होकर जो 30 जून 23 एंड होगा उसकी इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स और उसके एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बना दीजिए।
सवाल करने को कहा है सबको। मेरे ख्याल में तो मैंने सीधी सीधी फिगर्स बनाई थी, इतनी टेढ़ी मेढ़ी तो थी नहीं, राउंड राउंड सी फिगर है। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी का सवाल हो तो एक तमीजदार प्रेजेंटेशन जो होती है कि जो सवाल की रिक्वायरमेंट है वहां से आंसर शुरू करें। इनकम स्टेटमेंट है और एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी के हैं, और इनकम स्टेटमेंट इस सवाल में क्या क्या एक्सपेंस इनकम है, डेप्रिसिएशन है, फिर इसके अलावा इस सवाल में एसओएफपी की चीज क्या है, प्लांट मशीनरी है बस। और हैं जी क्या हुआ, कुछ पूछा है? नॉन करंट एसेट्स में प्लांट मशीनरी है। अच्छा, मैंने ना आपको कहा था कि डेप्रिसिएशन की एंट्री में प्रेफर्ड तरीका कौन सा है? डेप्रिसिएशन डेबिट और एक्यूमुलेटेड, यानी दोनों अकाउंट अलग अलग ही मेंटेन करने होते हैं। लेकिन एसओएफपी के फेस पे ना नेट बुक वैल्यू ही दिखाते हैं, यही बेहतर होता है। फेस पे एसओएफपी के ऊपर नेट बुक वैल्यू बहुत होती है, लेकिन अगर कोई कॉस्ट अलग और एक्यूमुलेटेड अलग लिखेगा तो गलत नहीं है, लेकिन एसओएफपी के फेस पे बेहतर नेट बुक वैल्यू प्रेजेंट करना ही होती है। वैसे अगर जब हम टी अकाउंट की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी अगली कुछ क्लासेस में, तो एसेट का अलग और एक्यूमुलेटेड का अलग अकाउंट ही प्रेफर्ड है। अब ये फिगर्स सवाल में नहीं है तो हम कह देंगे पेपर मार्कर को कि देख ले जाके वर्किंग। अच्छा, पीआरसी में ना आपने सिर्फ कैलकुलेशन की होती है, कैलकुलेटर पर ऑप्शंस पे क्लिक किया होता है। अब आपको सारी कैलकुलेशन सोल्यूशन में लिख के दिखानी है, वो सोल्यूशन का हिस्सा है। तो सवाल का रिक्वायर्ड था, यहां से सोल्यूशन स्टार्ट हुआ, अब बाकी काम हमने कैलकुलेशन करनी है, कर लेते हैं। पहली दफा खरीदा कितने का था? तो 1 जुलाई 21 को एसेट खरीदा था 480 का। उसके बाद कितना अर्सा गुजरा? तो इसका मतलब ये दूसरा ही साल है, तो फिर वो शॉर्टकट की क्या जरूरत है? 30 जून 22 में डेप्रिसिएशन चार्ज हुई 1 साल, 480 कॉस्ट है और 4 साल लाइफ थी, 120, 360। फिर इस साल में 6 महीने और गुजरे थे तो उसके बाद अपग्रेडेशन की है। तो चूंकि ये भी एक पॉइंट स्पेसिफिक चीज है तो उससे पहले पुरानी डेप्शन, तो उससे पहले 6 महीने गुजरे हैं। तो 30 की जो डेप्रिसिएशन है वो 2 टुकड़ों में है। पहले 6 महीने यही वाले ही चलेंगे, यानी 120 का आधा। अच्छा, मैंने इसको कोई 2 ईयर से नहीं डिवाइड किया, जस्ट आधा किया, 6/12 किया है। हाँ जी, 60। फिर रह गए 3 लाख, और इसमें साथ अब मजीद कैपिटलाइज हो गया जो अपग्रेडेशन से हुआ 1। तो इसलिए डेप्रिशिएट होने के लिए अब अमाउंट जमा हो गई हुई है 440। तो जो नेक्स्ट 6 महीने की डेप्रिसिएशन है, इस 440 के पास अब जिंदगी कितनी बची है? 5.5, क्योंकि एक ये और आधा ये, इस दिन तक 1.5 ईयर्स गुजर गए थे। 4 में से 1.5 गुजर गए थे, 2.5 रह गए, और अपग्रेडेशन से 3 ऐड हो गए तो 5.5 हो गए। तो इसकी लाइफ हो गई 5.5। लेकिन जिस साल की हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके मिड में हुआ है कैपेक्स, तो 6 महीने, तो इसको 6 महीने करने के लिए 40,000।
तो अब हमें इस वर्किंग से, अच्छा ये कोई खास फॉर्मेट, ये सर को कैसे पता चले फॉर्मेट बनाना है? वर्किंग का फॉर्मेट बस वो होता है कि जो आपको भी पता हो क्या कर रहे हैं, पेपर मार्क करने वाले को पता हो क्या कर रहे हैं, और सही भी हो। तो बस मैंने कैलकुलेशंस की है, अगर आप ऐसे नहीं किसी और तरह करना चाहते हैं किसी और तरह कर लें। इस मेहनत से दोनों चीजें पता चल गई। डेप्रिसिएशन 2023 की कितनी? 1 लाख। और 2023 की नेट बुक वैल्यू कितनी? 4 लाख। तो एसओएफपी में प्लांट आ गया 4 लाख का और डेप्रिसिएशन आ गई 1 लाख। अब बताएं जिनकी फिगर्स गलत थी तो देखिए बेटे कहां गलती थी और क्या परेशानी है और क्या नहीं समझ आया। हाँ जी किधर 440? डेप्रिसिएशन चार्ज मजीद नहीं करनी? हाँ अच्छा चलो देता हूं जवाब इसका। हाँ आप क्या पूछ रहे हैं? क्या ये सारी नहीं समझी? यहां तक ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो इसमें क्या मसला है? 5.5 कैसे बना? 4,40,000 तक ठीक है। ये कब तक की डेप्शन चार्ज कर ली हमने? खरीदा कब था? है 1 जुलाई 21, 30 जून 22, 1 साल गुजरा और उसमें ये 120 डेप्रिशिएट हो गया। उसके बाद 30 जून 23 वाला जो साल है, इधर इस पे कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है 140 का। तो इससे पहले एसेट फिजिकली कुछ और था, इसके बाद फिजिकली चेंज हो गया। तो इन 6 महीनों में डेप्रिसिएशन वही चलेगी जो पहले चल रही थी। 1 साल की 120, तो 6 महीने की 60। अब से ऑनवर्ड चेंज क्यों करते हैं डेप्रिसिएशन? क्योंकि एसेट की कॉस्ट बदल गई ना, तो डेप्रिसिएशन चेंज करनी कल आए थे। हाँ पक्की बात है। तो अब हमने चूंकि एसेट में मजीद कॉस्ट खर्च कर दी है, तो अब डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका यह होगा कि पहले जहां तक पहुंच गए थे साथ जो अमाउंट जुड़ गई खर्चा करने से, अब डेप्रिशिएट किस अमाउंट ने होना है? दोबारा से 480 से शुरू कर दे? नहीं, अब 440 से डेप्रिशिएट होना है। तो 440 के पास कितनी जिंदगी बची है डेप्रिशिएट होने के लिए? 4 में से 1 और आधा, 1.5 ईयर्स गुजर गए थे, कितने रह गए थे? 2.5। 3 साल और बढ़ गए 5.5। लेकिन इसका आंसर निकलेगा फिर से 1 साल की डेप्शन, हमें तो चाहिए 6 महीने, तो उसको 6/12। और जब वो डेप्शन भी चार्ज कर ली तो 23 के बाद इतनी बुक वैल्यू रह गई। तो ये एसएफपी में आ गया और ये इनकम स्टेटमेंट में आ गया। अच्छा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन ना बहुत ज्यादा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी है, और अगले को 20 दिन के अंदर हम बार बार ये कैलकुलेशन कर रहे होंगे। तो इसलिए जो भी इसको इजी ले रहे हैं, जो नहीं समझ आता पूछा करें बेटे, तो और मुश्किल होगा आगे। जी बताता हूं। डेप्रिसिएशन 1 लाख। अच्छा अगर किसी को ये 4 लाख एसएफपी के फेस पे लिखा बुरा लग रहा है, कोई बात नहीं, इसको नहीं लिखते 4 लाख, प्लांट अलग और एक्यूमुलेटेड अलग लिख लेते हैं। अगर अलग अलग लिखें, प्लांट अलग और एक्यूमुलेटेड अलग, तो प्लांट कितना? प्लांट 480 का था, फिर 140 और कैपिटलाइज किया, यानी एसेट की कॉस्ट और बढ़ गई। कितनी हो गई कॉस्ट? 620। ये एसेट की कॉस्ट नहीं है 440, ये 440 कॉस्ट नहीं है, ये 440 वो अमाउंट है जिसने अब से ऑनवर्ड डेप्रिशिएट होना। ये डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए 440 बनाया था, वरना 440 कुछ नहीं है। कॉस्ट कितनी है? 480 थी, 140, और इस 140 की एंट्री क्या हुई होगी? इस 140 की क्या एंट्री हुई होगी? क्योंकि ये कैपिटलाइज कर रहे हैं तो कैपिटल डेबिट होगा। हाँ कैपिटल, हमने इस मशीन को और डेबिट किया होगा, कैश क्रेडिट। तो अब मशीन की कॉस्ट बन गई 620, तो मशीन की कॉस्ट हो गई 620 और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 120 और 1 लाख 220। तो अलग अलग लिखना चाहे तो ये अलग अलग है। हाँ जी पूछें, कोई मसला? जी बेटे चलो शुक्र है। अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन। एक्सट्रैक्ट्स इनकम स्टेटमेंट और एसएफपी, फाइनल अकाउंट का टॉपिक वो जो पीआरसी में छोड़ा होता है आप लोगों ने है पढ़ा हुआ है। मैंने ना शुरू में जब 4-5 लेक्चर बेसिक दिए थे तो उसमें ये बताया था कि ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती हैं। उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एसओएफपी फिलहाल और इनकम स्टेटमेंट फिलहाल रिवाइज करवाया था, अदरवाइज एसओसीएफ यानी कैश फ्लो भी होता है और चेंजेस इन इक्विटी भी होती है। ये बनाने के लिए डाटा कहां से आया? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डाटा कहां से आया? लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस। तो इसमें सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, एसेट्स, लायबिलिटीज मौजूद हैं, उनसे पूरी इनकम स्टेटमेंट बनेगी, फिर नेट प्रॉफिट निकलेगा, फिर एसओएफपी पूरी बनेगी। क्या इस सवाल में पूरा ट्रायल बैलेंस और ये सब कुछ है? नहीं है।
तो एग्जामिनर ये पूछना चाह रहा है कि पूरी इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी तो हम नहीं बनवा रहे आपसे, हमने तो डाटा ही थोड़ा सा दिया है, तो बस इतना बता दें कि इस डाटा में से जो सवाल के अंदर है इनकम स्टेटमेंट में जाने वाली आइटम्स कौन कौन सी हैं, यानी एक्सपेंसेस इनकम्स कौन कौन से हैं, और एसओएफपी में जाने वाली इनकम आइटम्स कौन सी है, यानी एसेट्स लायबिलिटीज और इक्विटी कौन सी है। तो चूंकि वो पूरी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट नहीं बनवा रहे होते, उसका एक सिर्फ पोर्शन बनवा रहे होते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट्स ऑफ एसओएफपी या एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। और बनाने का तरीका यह है एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट के सवाल में जितने भी एक्सपेंसेस इनकम्स फॉर द ईयर हैं इस हेडिंग में उनकी वैल्यू निकाल के लिस्ट डाउन कर दें। कहां? हाँ, क्यों क्यों बेटे, क्यों एक्सपेंस है, क्यों है एक्सपेंस, वो क्यों एक्सपेंस है, तो वो एक्सपेंस होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? क्यों लग रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर? पूछ रहा हूं ना बेटे, नहीं समझ आ रही तो बताओ ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको क्यों लग रहा है कि वो एक्सपेंस है? तो वो तो मशीन खरीदने में भी पैसे खर्च किए, तो वो भी एक्सपेंस है। नहीं आई, नहीं आई। हाँ जी, ये किसी को समझ आ भी रही जो FR1 पढ़ा रहा हूं, या क्यों भाई? चले क्लास 7 का सवाल करता हूं बोर्ड पे। बुक में आ जाए IS 16 वाले चैप्टर में, IS 16 वाला चैप्टर, IS 16 वाले चैप्टर में क्वेश्चंस में एक स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट का सवाल होगा। स्प्रिंग 2016 अच्छा, बुक अगर ली है तो आपके पास हुआ करे रोज, FR1 में प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस है, जरूरी नहीं कि हर रोज सवाल करा रहा हूंगा, लेकिन पहले नोटिस भी नहीं दूंगा ना कि अगले दिन किताब लेके आना। स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट का एक सवाल होगा, पेज 30 के आसपास कहीं, 37। जिनके पास किताब नहीं है वो मुंह नीचे करके ड्रामेबाजी ना करना, हम सायों से शेयर कर लें, पिक्चर ले लें सवाल की। स्प्रिंग 2016 अटेम्प्ट का सवाल होगा एक, डेल्टा के नाम से। नहीं मिला सवाल? मिल गया तो पढ़ लें। है जी, हाँ जी, नहीं मिला है? सवाल में डेल्टा का वर्ड है। पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ ली सारा?
जी पढ़ लिया सवाल की रिक्वायरमेंट। अच्छा सवाल ना बेटे, सबसे पहला काम पूरा सवाल जरूर पढ़ना होता है, और पूरा सवाल पढ़ते हैं ना तो पूरा सवाल, बीच में से नहीं। अच्छा इसमें लिखा हुआ ठीक है, पूरा सवाल शुरू से लेके आखिर तक, और आखिर भी रिक्वायरमेंट भी, क्योंकि बाज़ औक़ात कुछ ना कुछ डाटा रिक्वायरमेंट के अंदर भी लिखा होता है, कोई आगे आधी परसेंटेज बताई हो सकती है। तो एक बार पूरा सवाल जरूर पढ़ना, फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट पे गौर करते हैं, क्योंकि जब तक आप रिक्वायरमेंट नहीं समझेंगे ना तब तक सवाल प्लान नहीं कर सकते। जब आप रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ते, रिक्वायरमेंट नहीं समझते ना, तो फिर सवाल की डायरेक्शन सही सेट नहीं होती। मेरे टीचर ने एक दफा एक पेज बांटा क्लास में ना कि ये आसान से क्वेश्चन है तो ये जल्दी जल्दी सारे सॉल्व कर दें। अब एक मुकाबला सा लग गया, तो आसान आसान क्वेश्चन थे, एक एक लाइनर उनके आगे जगह खाली, उन सब के आगे ना एंड पे रिक्वायरमेंट भी थी, यानी बड़ी हेडिंग रिक्वायर्ड, और सबको पेज मिला, टाइम बस इतना सा टाइम है भाई, वो सबने सवाल शुरू कर दिए, तो रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं, तो एंड पे रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ था सर ने कि किसी सवाल का आंसर नहीं करना। तो रिक्वायर्ड पढ़ना, ये एग्जाम का नहीं था, हमारे टीचर बस एक बात सिखाना चाह रहे थे। तो रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ेंगे ना तो सवाल सही प्लान नहीं कर सकते। रिक्वायर्ड क्या है? अच्छा हाँ, एक बात, ये पैक की बुक में ना चूंकि इसको सिर्फ न्यूमेरिकल बना के डाला हुआ था, इसलिए मैं खुद ही ऐड कर देता हूं। इसका असल जो पास पेपर का सवाल था ना, उसका पार्ट ए पूछा हुआ था 3 नंबर का, पैक की बुक में इसको निकाला हुआ, मैं वैसे बता देता हूं। पार्ट ए 3 नंबर का पूछा हुआ था कि क्या कंडीशंस होती हैं जो पूरी होनी चाहिए किसी भी आइटम को रिकॉग्नाइज करने के लिए एज प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। तो है, तो वो जो एक मैंने रिकॉग्निशन में लिखवाया था 2 पॉइंट्स, तो वही इसमें लिखने थे। ना ना ना, अवेलेबल यूज नहीं है, इट रिलायबल है, रिलायबल कह रहा हूं, प्रोबेबल है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द एसेट विल फ्लो टू द एंटिटी, और कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड रिलायबली। तो ये इस तरह से पूछा हुआ था 3 नंबर का सवाल। चलें पार्ट बी, पार्ट बी की रिक्वायरमेंट क्या है? पार्ट बी की रिक्वायरमेंट, इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी में पूछा यह है कि कौन कौन सी अमाउंट्स शो होंगी। तो इन अदर वर्ड्स वो कह रहे हैं इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपी के एक्सेट्स बना दें, और किस साल का? 3 साल के ना, तो ये तो 3 साल का सवाल हो गया। तो उसके लिए फिर बेशक उसने कहा नहीं है एक्सट्रैक्ट, लेकिन पूछ वो यही रहा है, तो उसके आंसर में हम कह देंगे कि एक्सट्रैक्ट्स एसओएफपी। अच्छा इसका सॉल्यूशन जो बोर्ड पे जरूर नोट करिएगा, क्योंकि ये पुराना सवाल है। तो उस दौर में ना डिस्काउंट को लेके तो आर्गुमेंट होते थे कि डिस्काउंट लेस करना है नहीं करना है। तो ये को 1.5-2 साल पहले ना आईकेप ने एक अलग से इंस्ट्रक्शन दी थी कि करना है लेस, सेटलमेंट डिस्काउंट भी करना है लेस। तो इसलिए इसका सॉल्यूशन ये है जो बोर्ड पे नोट कर रहा हूं, ये करना नोट, पीछे डिफरेंट है क्योंकि पुराना सवाल है इसलिए डिफरेंट है। इस साल की इनकम स्टेटमेंट एसओएफपी 3 साल की ना, तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2013 की हेडिंग दें, एसओएफपी एसओसीआई बना दें, फिर 14 की हेडिंग, फिर 15 की हेडिंग, और ये भी कर सकते हैं कि होनी तो सब में डेप्रिसिएशन ही है, तो एक ही बार एक्सट्रैक्ट ऑफ एसओएफपी बता के 2013, 2014 और 2015 ये कॉलम बना लिए, और सवाल में रुपीज के रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन मिलियन, रुपीज तो बस हम कह देते हैं रुपीज, और इसी तरह से एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट पूछे हैं। तो 2013, 2014 और 2015 ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। अब हमें क्या चाहिए? तीनों साल के एक्सपेंसेस इनकम्स चाहिए और एसेट्स लायबिलिटीज चाहिए। और सवाल में किस टॉपिक का सवाल है पता चल रहा है ना, मशीन खरीदने की बात हो रही है। तो हमें यहां पर प्लांट की बुक वैल्यू के लिए और यहां डेप्रिसिएशन के लिए करनी तो वर्किंग ही करनी पड़ेगी, तो इसलिए इसका पेज छोड़ के वर्किंग पे आ गए। कॉस्ट दी हुई है दी हुई है, तो फिर इसका मतलब हमें पहले कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, कॉस्ट भी निकालनी पड़ेगी, फिर डेप्रिसिएशन निकलेगी। तो पहले तो कॉस्ट निकालते हैं ना। क्या चीजें हैं? लिस्ट प्राइस है, तो कितनी लिस्ट प्राइस है? 92000000, और आगे कुछ अगर फ्रेट पे छलांग लगा देंगे तो चीज मिस कर जाएंगे। दूसरे टेबल के अंदर डिस्काउंट्स दिए हुए हैं, तो ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि ये प्राइस सप्लायर ने बताई जरूर थी लेकिन हमने नेगोशिएट किया था। तो कितना डिस्काउंट था? 5%, 4600000। और भी कोई डिस्काउंट है?
जी सेटलमेंट डिस्काउंट, ये पहले ना लेस नहीं होता था, ये अदर इनकम होती थी, लेकिन इसलिए ये सोल्यूशन में अदर इनकम हुई होगी, तो इसलिए ये वाला नोट करिएगा। लेकिन अब ये इसमें से ही लेस करना होता है, तो इसको लेस करके जो आंसर आया कितना 8740। सप्लायर ने प्राइस क्या बताई थी 92, हमने नेगोशिएट करके इसको इतना करवाया। सेटलमेंट डिस्काउंट क्या होता है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, जल्दी पैसे दे देते हैं, तो जब हमने नेगोशिएट करके प्राइस ये करवा ली तो पैसे देने कितने थे इतने, तो अगर जल्दी पैसे दे दिए तो 3% किसके ऊपर डिस्काउंट मिलेगा इसके ऊपर, तो सेटलमेंट डिस्काउंट भी लेस होगा कितना 262200। अब बाकी खर्चे लाते हैं, और क्या क्या खर्चा है। फ्रेट है, ये फ्रेट ट्रांसपोर्टेशन ही जैसी चीज होती है, कितना 263000। और क्या है, इंस्टॉलेशन है, बिल्कुल ऐड करते हैं 245000। और क्या है, स्टाफ की ट्रेनिंग नहीं। अच्छा, जो स्टाफ की ट्रेनिंग है ये खर्चा तो है, तो इसको हम प्लांट की कॉस्ट में ऐड करेंगे नहीं, तो फिर उनकी ट्रेनिंग ही ना करवाएं, ये एक्सपेंस है। और चूंकि सवाल में इनकम स्टेटमेंट के एक्सट्रैक्ट्स भी मांगे हुए हैं, तो वर्किंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन अभी जब नजर आ गया कि एक्सपेंस है तो हम यहां लिख देंगे ट्रेनिंग। किस साल में 3 साल है ना, कौन सी इनकम स्टेटमेंट में 13 में, क्योंकि 13 में करवाई है ट्रेनिंग, तो यहां 3351। अच्छा, जिस दौर का ये सवाल है ना, उस दौर में FAR 1 में फाइनल अकाउंट भी होते थे कंपनी के, तो उससे होता क्या था कि उसमें SOCI के अंदर कॉस्ट ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और ये भी इंपॉर्टेंट होता था, तो इसलिए इस सवाल की रिक्वायरमेंट में उसने खास तौर पे पूछा हुआ है, देखें क्या बोल्ड करके लिखा हुआ है, उससे पहले नहीं, बोल्ड से नहीं, पीछे सॉरी, रेलेवेंट अंडर ईच हेड। तो इनकम स्टेटमेंट भी ना कॉस्ट ऑफ सेल और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ये अलग अलग हुआ करती थी कंपनी की, तो ये उसलिए ज्यादा टची करके सवाल बनाया हुआ है। अब उस तरह से इनकम स्टेटमेंट, तो इनकम स्टेटमेंट इधर FAR 1 में नहीं है, तो इसलिए खैर है, बस एक्सपेंसेस इनकम लिस्ट डाउन कर दूंगा जी। आगे चलें, ट्रेनिंग हो गई, आगे प्री प्रोडक्शन टेस्टिंग, तो टेस्टिंग कॉस्ट ऐड होगी, बिल्कुल होगी, कितनी 193000। आगे ये क्या है, ये करें ऐड, क्यों नहीं, मेंटेनेंस है, तो मेंटेनेंस है, हमने किसी से कांटेक्ट किया होगा कि इस प्लांट के 3 साल तक मेंटेनेंस आप कर देना, तो है तो मेंटेनेंस ही ना, तो प्लांट की कॉस्ट में ऐड करें, नहीं करेंगे, तो एक्सपेंस बना लें, बिल्कुल, लेकिन 3 साल की अमाउंट है ये, तो उसको 3 पे डिवाइड कर देते हैं, तो मेंटेनेंस आ जाएगी टोटल कितनी है 528, और इसको कर देते हैं हम 3, क्योंकि 3 साल की मेंटेनेंस है, तो हर साल का एक्सपेंस आ जाएगा 6। मेंटेनेंस से आगे रेसिडुअल वैल्यू को कहां लिखो, है कहीं भी नहीं, अच्छा ठीक है, आगे आर को कहां ऐड करूं, ये हो गई कॉस्ट। अच्छा, अपग्रेडेशन कब कराई है 2015 में ना, तो 2013 में और 2014 में तो यही कॉस्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज होगी, इसलिए इसको तो कैलकुलेट करते हैं ना 9178800। लेकिन अपग्रेडेशन भी होनी है, तो वो भी कॉस्ट का हिस्सा बननी है, कितनी 1753000। तो इसकी वजह से कॉस्ट बढ़ के पहुंच जाएगी 10931800। ये 1753 की अमाउंट ना सवाल में किसी को समझ आई हो, सारे लास्ट पैराग्राफ में बताया हुआ है ना कि इसकी अपग्रेडेशन की है और उसके ऊपर इतना खर्च किया था, और इस लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है 1 जनवरी 15 को मशीन अपग्रेड की थी इतने पे, तो अपग्रेडेशन है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और अगर ये अगला सेंटेंस ना भी लिखता तो वर्ड अपग्रेडेशन ये होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर भी इन्होंने और एक्सप्लेन कर दिया कि इससे लाइफ भी बढ़ गई और प्रोडक्शन टाइम पर यूनिट यानी बेनिफिट्स बढ़ गए, तो हाँ है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया। ये निकल आई कॉस्ट, और अब हमने डेप्रिसिएशन भी निकालनी है, तो 3 साल की डेप्शन निकालते हैं।
मेथड कौन सा? आर्स मेथड है। 2013 की डेप्रिसिएशन है, क्या कॉस्ट थी 2013 के लिए? 91, तो 9178800 आरवी 175 डिवाइडेड बाय तब लाइफ 12,000, और 2013 में कितने आर्स इस्तेमाल हुए? 2000, 1500633, ये हो गई डेप्रिसिएशन 2013 की। और ये क्या हो रहा है? अच्छा, ये जो एग्जॉस्ट फैन है, एग्जॉस्ट फैन की आवाज है। अच्छा, 2014 नहीं आया समझ? 2000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है? क्योंकि 2013 में कितने आर्स इस्तेमाल हुए हैं? 2000। 2014 में अपग्रेडेशन हो गई थी? नहीं, तो 2014 में भी ऐसे ही होगा। 9178800 माइनस 17000 डिवाइडेड बाय 12,000। 2014 में कितने? 3200, 2401013 जी। आर्स मेथड है। नेट बुक वैल्यू क्यों? अच्छा, ये इतनी आराम से हजम नहीं होती, बात याद नहीं रहती, मैं फिर बार बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी, चाहे वो स्ट्रेट लाइन है चाहे आर्स मेथड यूनिट्स मेथड है, अगर डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन में कॉस्ट इस्तेमाल हो रही है तो लाइफ टोटल है, अगर बुक वैल्यू इस्तेमाल हो रही है तो लाइफ रिमेनिंग है। ये मिसमैच नहीं कभी होगा कि ऊपर कॉस्ट होगी नीचे रिमेनिंग लाइफ होगी, या ऊपर नेट बुक वैल्यू होगी नीचे टोटल लाइफ होगी। नहीं, अगर कॉस्ट फार्मूले में इस्तेमाल कर रहे हैं तो लाइफ टोटल वाली ही आएगी, और अगर बुक वैल्यू इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर रिमेनिंग वाली लाइफ आएगी। 2013-14 ओके। तो 2013-14 की तो निकल देख लेते हैं डेप्रिसिएशन। 2013 की हो गई 1500633 और 24 क्या है 01013। 2015 की करेंट डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, आप डेप्रिसिएशन 2015 की कैलकुलेट करें। दो 2015 की डेप्रिसिएशन कहां है कैलकुलेट करने को? पता नहीं, देखता हूं। वन 185 169 116, अच्छा 631 ज्यादा हो गया। 740 अरे इतने ऐसे से डेप्शन कर रहे हैं यार, करा करा के सवाल, ये तो ऐसे कर लेना चाहिए था। अच्छा चलें देखते हैं।
चूंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है तो डेप्रिसिएशन का फार्मूले में तो फिगर्स बदलनी पड़ेंगी, और अब कॉस्ट की जगह नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। तो नेट बुक वैल्यू कितनी है? अपग्रेडेशन ऐड करेंगे। ये क्या किया? नेटवर्क वैल्यू आ गई कि पता नहीं क्या हुआ। कॉस्ट में से, अच्छा इसमें मैंने अपग्रेडेशन मिला दिया ना, कॉस्ट में से ये 2 साल हुए थे माइनस कर दिया, ये बुक वैल्यू आ गई। अब इस पे नई आरवी 350,000 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, रिमेनिंग लाइफ, तो रिमेनिंग लाइफ कितनी? रिमेनिंग लाइफ अंग्रेजी का मसला है, पढ़ें ध्यान से अंग्रेजी। बाय 8,000, बाय 8,000, अगर बाय 8,000 लिखा होता तो फिर 8,000 से बढ़ा देते टू 8,000, 8,000 तक। इतने सारे बच्चे पीआरसी पास, इंटर पास, बाय और टू में फर्क होता है। 20,000 में से 12,000 में से 2,001 और 3,201 इतने आर्स इस्तेमाल हो गए हुए थे, कितने रह गए थे? तो अगर वो कहता कि इंक्रीज बाय 8,000, फिर इसमें 8 ऐड करते, और जिन अजीम इंसानों ने 20,000 लिखा होगा, बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल लाइफ नहीं हो सकता। कॉस्ट है तो टोटल लाइफ है, बुक वैल्यू है तो रिमेनिंग लाइफ है, तो 14,800 जरूर करते अगर कहा होता कि बाय 8,000 टू 8,000, तो इतने बढ़े होंगे कि बढ़ के ये 2,000 तक 8,000 तक पहुंचा होगा। ये नई रिमेनिंग है, तो 8 से डिवाइड करना था, ये तो आ गया पर आर। 2015 में कितने आर्स इस्तेमाल हुआ? 1400, तो 2015 की डेप्रिसिएशन बन गई 1169027। ये है जी 2015 की डेप्रिसिएशन। कुछ आवाजें तो ये आई थी। वन 116 क्या है? 9027। जी बताएं बेटे, नहीं समझ आया तो सारे। तो एसओएफपी में क्या आएगा? नॉन करंट एसेट्स में प्लांट एंड मशीनरी, कुछ फिगर्स वर्किंग 1 से उठा लेंगे, कुछ वर्किंग 2 से उठा लेंगे। अच्छा ये भी कर सकते हैं कि यहीं पर मैं कहीं हर साल की बुक वैल्यू भी वर्किंग में लिख देता, नहीं लिखी तो यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं 2013 में बैलेंस शीट में प्लांट मशीनरी कितना आ जाएगा? 9178,800 में से 1500,633 माइनस कितना बना? 7678,167। फिर 2014 के लिए ये एसएफपी के फेस पे ब्रैकेट में दिखा रहे, सब बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं है इसमें। 2014 में क्या करें? 7678,167 में से मजीद माइनस कर लेते हैं 24,01013 जी 52,77,154। और 2015 के लिए 52,77,154 में ये मिला लेते हैं और डेप्रिसिएशन कर देते हैं माइनस।
861127 बस। और इनकम स्टेटमेंट में कुछ आएगा क्या जी? 15 क्या? कौन सी 15? ये क्या है वैल्यू? 5861127 नहीं, इतनी नहीं है तो इधर से प्लस माइनस करके देख ले यार। इनकम स्टेटमेंट में और क्या आएगा? इनकम स्टेटमेंट आ गई। हाँ जी, वो कर तो लिया वहां से। इनकम स्टेटमेंट में क्या आएगा? बस कुछ भी नहीं। एसओएफपी में क्या आएगा? वो कर लिया ना अभी। कौन सी एक्यूमुलेटेड? कैपिटल कहां है? किधर है? एसओएफपी में क्या आएगा? अच्छा, इसमें ना एक इंफॉर्मेशन उतनी डिटेल्ड है नहीं, लेकिन आपको वैसे बताता हूं। ये ना एसीसी का एक सवाल था, उससे इंस्पायर्ड होकर सवाल बनाया था उन्होंने। उसमें भी ऐसा ही एक पॉइंट था ये। और ये जो हर साल की, वो तो हमने उनसे कांटेक्ट कर लिया, 3 साल का 528 हर साल की ये बन गई। इसके पैसे कब देने हैं ये सवाल में ना क्लियर लिखा नहीं हुआ। अगर हम इस सवाल में ये समझें कि बस कॉन्ट्रैक्ट में रेट तय किया था, अब हर साल काम करवाते जाएंगे उनसे और पैसे देते जाएंगे, तो मेंटेनेंस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। सवाल में जितना लिखा हुआ है उससे यह मतलब भी लिया जा सकता है, और एसीसी के जिस सवाल की बात कर रहा हूं उसमें ऐसा ही था। लेकिन इसमें आईकैप के सॉल्यूशन को देख के पता चला क्लियर नहीं है ना, तो यह भी सही है कि बस हर साल जितना पे करेंगे एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, खत्म हो गया सॉल्यूशन। लेकिन यह भी सही है जो बताने लगा हूं, और इसलिए बता रहा हूं कि आइंदा काम आएगा। इसलिए नहीं कि नहीं जी सवाल में ऐसा नहीं लिखा तो हम क्यों कर रहे हैं, नहीं लिखा सवाल में, खत्म हो गया सवाल। लेकिन एक चीज बता रहा हूं वो आइंदा सवालों में काम आ सकती है। एक कॉन्सेप्ट है आईकैप के सॉल्यूशन में, एग्जामिनर को लगा कि मैं ये बात दिल में सोच रहा था, स्टूडेंट को नहीं पता लगी। वो ये सोच रहा था कि ये 5,28,000 परचेज लिखा है चूंकि मैंने, तो 5,28,000 फौरन दे दिया, 3 साल के लिए 5,28 फौरन पे कर दिया। अब अगर तो आपको टूटी फूटी बचपन की अकाउंटिंग याद है जो होनी चाहिए, प्री पेमेंट्स, एक्रूवल, थोड़ा थोड़ा सा, तो जब 5,28,000 पे कर दिया, उसमें से एक्सपेंस सिर्फ इतना बनाया, तो बाकी प्रीपेड है ना, तो वो एसेट्स में आएगा। तो ये इस वर्ड से कि परचेज, लेकिन लिखा नहीं है, तो ये भी अज्यूम कर सकते हैं कि हर साल इतना इतना तब कैश दिया करेंगे, तो बस सॉल्यूशन खत्म, कोई प्री पेमेंट नहीं है। लेकिन अगर यह समझा जाए कि 528 सारा का सारा शुरू में दे दिया था, तो फिर प्री पेमेंट भी आएगी। 2013 में 528 पे कर दिया, जबकि एक्सपेंस कितना बनाया 176, तो कितना रह गया 352। 2013 में इतना प्रीपेड आएगा। फिर 2014 में इसमें से फिर 176 एक्सपेंस बन गया, बाकी रह गया 176। 2014 में प्रीपेड आएगा, 15 में ये भी बन गया, तो बस खत्म। तो 13 की बैलेंस शीट में ये प्रीपेड और 14 की बैलेंस शीट में। अब जो बात बता रहा हूं ना, अगर आपको अभी हजम होगी तो ठीक है, नहीं तो परेशान नहीं होना। IAS 20 में दोबारा समझाऊंगा ये बात जो अभी बताने लगा हूं। एक खर्चा जो पे कर दिया है इन तीनों सालों के लिए प्रीपेड, लेकिन चूंकि एक से ज्यादा सालों के लिए पे किया है, तो इसको करंट और नॉन करंट में तोड़ना पड़ेगा। ऐसी बात सीखे कभी? अरे वाह, अच्छा। चलें, जिन्होंने नहीं सीखी अब बता रहा हूं। नॉन करंट में भी एक प्री पेमेंट आएगी और करंट में भी एक प्री पेमेंट आएगी। यह बात IAS 20 में जाके रिपीट करूंगा कि अगर एक पैसे मिल गए हैं फॉरेन, लेकिन इसको इनकम ओवर द पीरियड बनाना होता है, तो उसको भी करंट और नॉन करंट में तोड़ते हैं लायबिलिटी में, IAS 20 में बताऊंगा। और इसी तरह से खर्चा जो पहले ही पे कर दिया, लेकिन उसको ओवर द पीरियड एक्सपेंस बनाना है, तो उसको भी करंट नॉन करंट में तोड़ते हैं। 2013 में इतना एक्सपेंस बन गया, 2013 के एंड पे प्री पेमेंट कितनी 352, लेकिन इसमें से उससे अगले 12 महीने में कितना एक्सपेंस बन जाएगा, और बाकी फिर 176। तो 13 में 2 तोड़ के लिखेंगे, है 352, लेकिन इसमें से इतना अगले 12 महीने में एक्सपेंस बन जाएगा, इतना उसकी भी बात। 2014 के एंड पे प्री पेमेंट कितनी, और ये कब एक्सपेंस बन जाएगा, इससे अगले ही साल। तो 2014 में ये प्रेजेंट ही करंट में होगा, और 15 में ये नहीं रहेगा। जिनको कच्चा पक्का समझ आ गया वो भी, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया वो भी, यही सवाल आपने दोबारा सॉल्व करना, ये होमवर्क है। और मैंने मंडे को क्लास नहीं लेनी, ठीक है? अल्लाह क्या